नमस्कार, जय हिंद। आई लव माई इंडिया। आज का सब्जेक्ट हम सब मूर्ख हैं। अब आप कहेंगे भाई तू मूर्ख होगा, हम नहीं। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सोचो, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है या नहीं। अगर हो गया है तो क्या गड़बड़ है? मुझे कुछ सवाल परेशान कर रहे हैं जिसकी मैं आपसे विचार विमर्श करना चाहूँगा। उसमें से सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि भाई 1947 से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक विभिन्न पक्षों के विभिन्न नेता हमारे देश की बागडोर संभालते आए हैं। तो कुल मिला के 15 प्राइम मिनिस्टर्स इस वक्त तक हिंदुस्तान की गद्दी को चलाते आए हैं और काफ़ी तजुर्बेदार थे। तो मैं ये सोचता हूँ, क्या पूरी दुनिया के सभी लोग करप्ट है? आप कहेंगे नहीं, सब करप्ट नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि पूरी दुनिया खराब नहीं है। तो क्या जितने भी राजनेता हैं सभी के सभी भ्रष्ट हैं? ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, गुलज़ारी लाल हो, लाल बहादुर जी हो, अपनी इंदिरा जी हो, मोदी साहब हो, वाजपेयी जी हो, काफ़ी अच्छे नाम हैं जिनके हम इज्जत भी करते हैं और वो काफ़ी तजुर्बेदार थे, इंटेलिजेंट भी थे। तो फिर ये सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच के उनकी अक्ल या सोच बदल क्यों जाती है? ये सवाल मुझे खाए जा रहा है। अब जब इस विषय को मैंने गंभीरता से लिया और उस पर सोचा तो मुझे कुछ डाउट्स मिले जो मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे कि हमारे लॉ में किसी भी तरह का चेंजेस लाने की जो सिस्टम है वो सिस्टम काफ़ी डिफ़िकल्ट है और एक तरह से देखा जाए तो एक इंसान के हाथ में है ही नहीं। तो क्या जिसको हम सोच समझ के वोट डाल के हमारी बागडोर संभालने के लिए देते हैं और उसको हमारी ही सिस्टम के दूसरे लोग, जो कि हमें मंजूर नहीं है कि वो हमारे देश की बागडोर संभाले, वो परेशान कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक होगा? माना कि 100% पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में देना रिस्की है, लेकिन पावर न देना और उसको सिर्फ दिखावे के लिए सबसे ऊंची गद्दी पे बिठा देना, ये भी ठीक है क्या? हम राजपूत हैं। हमारे पास्ट में देखा जाए तो एक सिस्टम था जिसको कहा जाता था कि भाई जागीरदार, उसके ऊपर राजा और राजा के ऊपर महाराजा, इस तरह से लेवल हुआ करते थे जिसमें कानून भी थे। जैसे एक छोटा जागीरदार जिसके पास 5, 10 या 15 गांव है, जिसका वो मैनेजमेंट करता है, तो उसको एक अथॉरिटी होती थी कि वो इन मामलों में पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस हद तक सज़ा दे सकता है। और अगर किसी नागरिक को उस डिसीजन से कोई तकलीफ़ हो तो जैसे जागीरदार ने कोई डिसीजन दे दिया कि भाई इस आदमी को फांसी दे दो, और अगर वो डिसीजन जनता को कबूल नहीं है तो वो राजा के पास जाके अपील कर सकती है।
तो राजा उसको देखता था और देखता था कि अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो वो जागीरदार को बोलता था कि आपने ये गलती की है, आगे से ना हो, ध्यान रखना, और उसको सॉर्ट आउट करता था। अगर राजा से गलती हुई है तो महाराजा के पास जाके कंप्लेन की जा सकती थी। और रही बात सज़ा देने की, तो सज़ा में जैसे राजा को सालाना 3 खून करने की भी सज़ा थी। अब आप कहेंगे ये अत्याचार है, मैं कहूँगा नहीं, ये अत्याचार नहीं है, लेकिन जो आदमी अपने बलबूते पे अपनी काबिलियत से राजा बना है उसके अंदर कुछ तो होगा। तो ऐसे किसी, जैसे उसके पास 2 लाख आवाम है, जिसको अपने प्रजा कह सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उसका डर होना ज़रूरी है कि अगर हम गलत करेंगे तो राजा जी के पास अथॉरिटी है, वो हमें शूट कर सकते हैं या फांसी दे सकते हैं या कुछ भी। तो सालाना 3 आदमियों को उनको फांसी देने की या उनका खून करने की, ज़रूरत पड़ने पर गला काट देने की अथॉरिटी थी। महाराजा का लेवल उससे भी बड़ा था, वो सबसे हेड था, उसके ऊपर सिर्फ ब्राह्मण ऑर्डर कर सकता था, बाकी ब्राह्मण के अलावा और कोई नहीं। तो उसको भी बांधने के लिए ब्राह्मण को रखा गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर धर्म या देश का अहित हो रहा हो कहीं गलती से, तो ब्राह्मण उसमें हस्तक्षेप करते थे। बाकी की तमाम पावर्स उस महाराजा के पास होती थी, जिससे वो राजा को और जागीरदारों को कंट्रोल करता था। और आज की तारीख में इस लोकशाही में फिलहाल में देखा जाए तो जैसे नरेंद्र मोदी साहब है कि जो हमारे बड़ा प्रधान जिसको कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके पास पावर है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनको भी कानून के दायरे में कुछ डिसीजंस लेने की पावर नहीं है। हम मूल बात पे आ गए, मैं ये आपको सिस्टम समझा रहा था कि ये सिस्टम इस तरह से है, और इसी से मुझे दिक्कत है कि इतने 15 बड़ा प्राइम मिनिस्टर जो आके गए, कुछ सख्त थे, कुछ नरम मिजाज थे, कुछ साइलेंट थे, कोई फेंकू थे, होते थे ना, अलग अलग है, सबका अपना अपना सोच नज़रिया होता है। मैं भी हूँ तो आप भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सबका जो कैरियर अगर आप स्टडी करते हो, तो जब तक वो पीएम नहीं बनते तब तक की उनकी सोच, काम करने का तरीका, सब कुछ अलग था। और जब वो पीएम की सीट पर बैठ गए, उसके बाद जब उन्होंने वो सौगंध विधि कर ली, खास नोट करना इस बात को, सौगंध विधि। अब सौगंध विधि में जो सुन रहे हैं हम, वो तो सौगंधें होती है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिसमें वो साइन करता है, जिसको हर देश में करवाया जाता है। उसमें कुछ बातें सीक्रेट होती हैं जो कि आप अपनी वाइफ से या अपने बच्चे से भी शेयर नहीं कर सकते। तो कुछ तो राज है जिस वजह से वो बंदा, चाहे वो हिंदूवादी हो, मुस्लिम कम्युनिस्ट हो, या फिर किसी एक जाति के प्रति लगाववादी हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पूरा चेंज, प्रोग्राम चेंज। अब वो क्या करता है, जो पहले से चला आ रहा है उसी को थोड़े टिप टॉप, जैसे पुराना मकान सफ़ेद कलर करता था उसको लाल रंग का कर दिया, लाल था तो पीला कर दिया, कुल मिला के काम वही का वही चल रहा है। नो इम्प्रूवमेंट, नो चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ स्टंट, जिसको देखते हुए आम जनता को ऐसा लगता है कि नहीं, वी आर इन प्रोग्रेस। अब सोचो, आज से 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी 2 लाख की थी, वही प्रॉपर्टी आज 20 लाख की है, या 25 लाख की है, 30 लाख की है। उसी हिसाब से पगार जो थी, जैसे 4-5 हज़ार रुपये थे उस टाइम में एक मिडिल क्लास के, वो आज 30-40 हज़ार रुपये है। तो ओवरऑल कहाँ प्रगति, इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आई? जो बंदा, जहाँ उसके आंकड़े बड़े हो गए, फिगर्स, हाँ 5,000 कमाता था, आज 25,000 कमाता है, लेकिन उस टाइम 5,000 में 10 ग्राम्स गोल्ड आता था, आज नहीं आता।
तो वो आप प्रोग्रेस में आए या माइनस गए, ये समझिए। कुल मिला के दूसरी बात देखा जाए तो डॉलर के या पाउंड के सामने जो हमारा सिक्का था उसकी वैल्यूएशन को देखो, वो भी माइनस में जा रहा है, जबकि वन टाइम वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट वैल्यू इंडियन करेंसी की थी। आज देखिए कहाँ पे है, सोचने वाली बात है। तो अगर ये सिस्टम पिछले 70 सालों से लगातार गिरावट की दिशा में है तो फिर इसे सुधारा क्यों नहीं जा रहा, ये मेरा सवाल है। और अगर सुधारना चाहते भी हो तो ऐसी कोई पावर इंडिया में है ही नहीं जिस पावर को कोई अच्छा इंसान अगर एक बार पा ले, उस सीट को पा ले, तो वो उसका इस्तेमाल करके कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके या ये डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर सके। ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। अब क्यों नहीं है ये भी सोचने वाली बात है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरी नज़र से हिंदुस्तान में 1947 से आज तक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। आप कहेंगे ये बेवकूफ़ है, कहा ना, हर किसी ने कहा होगा यार गधा है, इसकी नॉलेज तो जीरो है। ठीक है भाई, मैं गधा हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बताइए मुझे कि जो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ अगर वो गलत है तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं। डायरेक्टली मेरा नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ 7359203153। एक बार फिर से 7359203153। ओके, अगर आप शुरुआत में डायल करेंगे रिसीव नहीं होगा, आपको टेक्स्ट मी ऐसा रिप्लाई आएगा। तो अगर आप इस सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं तो पहले एक मैसेज कीजिए इस वीडियो के बारे में, एक दो शब्द लिख के, और फिर कहिए कि आई एम दिस मैन और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके डन, तो मैं आपका कॉल रिसीव करूँगा। थर्ड थिंग, आप मैसेज तो छोड़ ही सकते हैं और यही नंबर पे व्हाट्सएप भी एक्टिव है, ठीक है। तो ये सब तो हो गई मेरे बारे में। अब अपने बात कहाँ पे चल रही थी कि भाई मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में सत्ता परिवर्तन मतलब कि जैसे कांग्रेस, भाजपा है, फलाना ढिकना, ये वो काफ़ी पक्ष है और कभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है सत्ता के मामले में। तो आप कहेंगे आपका नॉलेज बेकार है, आप जानते ही नहीं, भाजपा आई, कांग्रेस आई, तृणमूल, फलाना ढिकना, ये वो। लेकिन मैं ये प्रूफ करना चाहूँगा आपके सामने क्यों नहीं आई, मुझे ऐसा क्यों लगता है। एक अंग्रेज़ों की बनाई हुई सिस्टम है लोकशाही, जिसका पैदा मतलब मेन प्लेयर जो शुरुआत करता है, पैदे से ही शुरू होता है, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने जब स्टार्ट लिया तब वो ऑनेस्टली खुद की सोच पे चलते थे, मैं मानता हूँ। लेकिन वक्त और हालात ने उनको जिस जिस कामों के लिए चुना उसमें उनकी सोच, मेरा ऐसा मानना है कि धीरे 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 बदलती गई। और जो आधा अधूरा स्वराज पाने के लिए भी एग्री होने वाला इंसान, क्रांतिकारियों के विरोध में स्टेटमेंट देने वाला इंसान, अचानक से राष्ट्रपिता और मेन लीड करने वाला कांग्रेस का एक हाई कमांड बन जाता है। जबकि कोई अचीवमेंट ऐसी उनकी सिर्फ कुछ बातों को छोड़ के, जो कि मैं लाइव बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा उनसे विपरीत है, मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ, ये सच है। लेकिन उनका और मेरा कोई पर्सनल इश्यू नहीं है। तो कांग्रेस की मेकिंग में मुझे डाउट है कि क्या सच में वो इंडियन पॉपुलेशन के ज़रिए या इंडियंस के सपोर्ट से बनी हुई कोई पार्टी है या नहीं। अब दूसरी
इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी देखा जाए तो भाजपा। प्रोग्रेस में थर्ड पार्टी भी है आम आदमी पार्टी। इसके अंदर से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, अहमदाबाद नरोडा के माध्यम से कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था मैं। तजुर्बा हुआ अच्छा खासा। मैं तो हार गया और काफ़ी वोटों से हारा था, ऐसा भी नहीं कि कोई थोड़ी बहुत लीड से, काफ़ी नुकसान के साथ हारा मैं। उसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन जानकारी बहुत कुछ मिली। तो मैंने जब इस राजनीति को 4 महीने तक थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन फेस किया, लोगों के इंटेंस देखे, लोगों की सोचों को समझने की कोशिश की, सिस्टम को समझने की कोशिश की, तो भाई साहब मुझे ऐसा लगा कि जब कांग्रेस को सत्ता पे बिठाया गया, तो किसने बिठाया ये आप सोचो। मेरी नज़र में तो अंग्रेजों ने बिठाया, लेकिन जब बिठाया तो आम जनता में मोस्टली पर्सन नॉन एजुकेटेड थे, जिन्होंने कभी, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों को देखा तक नहीं था। मेरी खुद की ग्रैंड मदर ने, मैंने जब उनसे पूछा था कि दादी आपने अंग्रेजों को देखा है, बोले सुना है, देखे तो कभी नहीं। ये पोजीशन थी। हमको पढ़ाया कुछ और जाता है, अंग्रेज ये करते थे, वो करते थे, फलाना ढिमका, होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उतना नॉन एजुकेशन था, मतलब कहने की मेरा कि इंडिया पे कौन राज कर रहा है। उनको तो यही लग रहा था कि अपना गाँव ना, हमारे गांव के जो राजा है वही हमारे राजा। अरे भाई वो राजा है ही नहीं, वो तो 200 साल हो गए उनके राजवाड़े चले गए, 150 साल, लेकिन लोग उनको ही राजा मानते थे और उन्हीं का, वो यही समझते थे कि जो भी कानून आ रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी टैक्स लिया जा रहा है, वो ये राजा जी ले रहा है और वही सिस्टम है, वही राजाशाही में हम लोग जी रहे हैं। इतना नॉन एजुकेशन। ऐसे हालात में एक एजुकेशन सिस्टम के साथ बने हुए सिस्टम को, जो कि लंदन में, अमेरिका में, फलाना ढिकना काफ़ी जगहों पे सक्सेस भी था, लेकिन उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया, जिसकी बागडोर पता नहीं किसके हाथ में थी। हमको ये दिखाया जाता था कि भाई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ये आपके देश को चलाएंगे, और हमने मान भी लिया, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने मान भी लिया। ओके, अब अगर ये सच है तो जो मैं बताऊं, कांग्रेस के शासन के दौरान जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, उनमें से मेरी नज़र में ज़्यादा नहीं तो 2 इतने ऑनेस्ट थे कि जिनके मरने के बाद उनके बैंक अकाउंट तक खाली थे, नो मोर प्रॉपर्टी। उनके सपोज के जो पर्सन थे उनके पास भी कुछ नहीं। नाम देके मैं उनका मान बढ़ाना भी नहीं चाहता और दूसरों का नाम न देके उनका मान घटाना भी नहीं चाहता, वो अपनी अपनी जगह पे ठीक। तो अच्छे लोग भी थे जो उस सीट पे बैठे, लेकिन कुछ ऐसा कर नहीं पाए जो इस सिस्टम को और इस प्रजा को एक नई राह दिखा सके। तो क्यों नहीं कर पाए, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, जब इनकी इस सिस्टम को पब्लिक के अंदर डाउट्स शुरू हुए, जैसे जैसे एजुकेशन का ग्राफ ऊपर जा रहा था हिंदुस्तान में, तो उसी तरह कांग्रेस की वैल्यूएशन नीचे आ रही थी। तो एजुकेशन अगर बढ़ रहा है, अगर कोई सिस्टम अच्छी है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा था, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा था उसी तरफ कांग्रेस की वैल्यूएशन घट रही थी। क्यों भाई? सिस्टम की वजह से जो प्रॉब्लम खड़े हो रहे थे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी ये सिस्टम, उस वजह से उनकी वैल्यू कम हो रही थी। और साथ में करप्शन तो है ही। तो इन्होंने, लंबी सोच वाले लोग हैं ना, लंदन वाले ब्रिटिशर्स जिनको हम कहते हैं, शायद मेरी कोई गलती हो रही हो किसी शब्द में तो आप मुझे माफ़ करना, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि यहाँ ये अभी शुरुआत है,
लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन उस टाइम 40 करोड़ से ऊपर थे और धीरे धीरे बढ़ भी रहे थे, 60 करोड़ तक पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस की वैल्यूएशन धीरे धीरे काफ़ी ख़राब हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, उसी जैसे बच्चे को आप कुछ करवाना चाहते हो तो उसको है ना लालच का लड्डू देते हैं या उसकी उम्मीद को बनाए रखते हैं कि बेटा तू गिर गया या किसी ने तेरे को मारा, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, रीट्राई, नेक्स्ट समथिंग डिफरेंट। तो उसी तरह से हमको एक लड्डू दिखाया जाता है कि कांग्रेस, जैसे हम लोगों ने बोला यार ये तो तुमने दी थी हमको लेकिन ये तो ख़राब निकली, तो वहाँ उसी टाइम दूसरी पार्टी को दिखाया जाता है उसी सिस्टम का हिस्सा, वो भी उसी सिस्टम को फॉलो कर रही है। लेकिन हम बेवकूफ़ उस नए चांद को देख के एक उम्मीद बना लेते हैं, यार कांग्रेस खराब थी, भाजपा को लाए ना अगर अपन वोटिंग करके तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन हम बेवकूफ़ ये नहीं समझ पाए कि कांग्रेस जिसके पास इतने अच्छे अच्छे नेता थे फिर भी उसके अंदर से कमियां इतनी बाहर आई, तो जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में आज़ादी में कोई काम नहीं किया है, ना उनकी सोच में कोई आज़ादी की कोई एक्टिविटी है, उनको अगर हम लोग ले आते हैं तो डाउटफुल तो है, लेकिन फिर भी एक मार्केटिंग एजेंडा के थ्रू हाईलाइट किया जाता है किसी नई चीज़ को, और इतना हाईलाइट किया जाता है और कांग्रेस को ऑर्डर कर दिया जाता है आप उसकी किसी भी गतिविधि में आप टांग मत अड़ाना। अब वरना सोचो यार, जब नरेंद्र मोदी या भाजपा के कुछ नेता सोनिया जी के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ या मनमोहन सिंह के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करे जा रहे हैं, इसको हम संस्कार नहीं कह सकते। एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुआ इंसान इस तरह के स्टेटमेंट देगा, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी दिए जा रहे हैं। और जो पार्टी पिछले 50-60 सालों से पावर में है, वो इतनी इंटेलिजेंट पार्टी जिसका पास इतना पैसा है, इतना बैकअप है, पूरी सिस्टम उसके हाथ में, वो उस आदमी को खरोच तक नहीं लाती। खरोच तो छोड़ो, एक बड़ा केस बना के अंदर तक नहीं डालती। तो क्यों भाई? अब लोग चाहे जो भी माने, मैं राहुल गांधी को पप्पू नहीं मानता। हाँ ठीक है, लोग कुछ भी समझते हैं, मैं नहीं समझता। सोनिया जी को दुनिया जो भी कहे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो देशभक्त है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये बात तो यार मेरे गले से नहीं उतर रही। अच्छा, मनमोहन सिंह के बारे में तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ही इज़ टू मच इंटेलिजेंट, फिर भी वो भी बंदा कुछ नहीं कर रहा है, ना राहुल गांधी कुछ कर रहा है, ना दूसरी कोई पार्टी, ना कानून व्यवस्था कुछ कर रही है। तो मतलब उसको खुद ही उसको खड़ा होने दिया जा रहा है कि तू बड़ा हो, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। मेरा ऐसा मानना है, उसको ब्रेक मत करना, उसको आगे चल के अपने पब्लिक के। अब ऐसा करने का कारण क्या है? क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल में रखना, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर ये पॉपुलेशन एकजुट होके किसी को ज़्यादा नहीं, बस इतना भी मानना शुरू करे ना, तो भाई साहब चमड़ी उतर जाएगी, गाल टूट फूट के गिर जाएगा और सालों निकल जाएगा, वो आदमी जिंदा तो रहेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता। और ये पावर है हमारी पॉपुलेशन की, लेबर की, बहुत बड़ी। और इकोनॉमी इंडिया की इतनी बड़ी है, साली लंदन की नहीं है इतनी बड़ी इकोनॉमी, फिर भी हम गरीब हैं। अच्छा, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा टैक्स इंडिया में लिया जाता है, सबसे तो नहीं कह सकता लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी हम मोस्टली यही सुनने को मिलता है, इंडिया के पास पैसा नहीं है, इंडिया के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इंडिया इंटरेस्ट पे पैसे लिया, ये वो फलाना ढिकना, ये कुछ भी अनाप शनाप, बस लोगों को डाइवर्ट करो, दैट्स इट, और शांति बनाए रखो और अपना राज चलता रहे बस। ब्रिटिशर्स का ये मानना उचित भी है, क्योंकि वो ये इनका देश है ही नहीं, इनको तो अपने देश को सुखी करना है, तो आपका क्यों सोचेंगे। लेकिन हम बेवकूफ़, हमने बीजेपी के अंदर अपना भविष्य देखा,
मैंने भी देखा था। अब बीजेपी का प्रोग्रेस हुआ, काफ़ी साल लगे लेकिन हुआ, तो उसी उम्मीद पे देश चलता तो रहा। लोकशाही की जो सिस्टम है वो चलती रही। अब क्या हुआ, बड़ा प्रधान बीजेपी का बैठ गया, और वो भी सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान नरेंद्र मोदी। साधु आदमी है, फकीर आदमी है, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं। मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। मैं भी कहता था मैं मर्सिडीज लाऊंगा, साला बाइक से आगे गया ही नहीं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, अब क्या हुआ, बड़ा प्रधान तो बन गए मोदी साहब। अब मोदी के अंदर भी वही कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सौगंध विधि हो गई, मोदी साहब का हो गया पप्पू। अब मोदी साहब दिखने के लिए तो पीएम है, लेकिन जो सोच उनकी थी उसमें से 50% भी एक्टिविटीज़ नहीं हुई। उल्टा ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है कि जिसकी वजह से उनकी खुद की इमेज खराब हो गई, भाजपा की इमेज खराब हो गई। अब चलो मान लिया कांग्रेस बेवकूफ़ थी, तो क्या बीजेपी वाले भी बेवकूफ़ थे कि उनको या इतनी अकल नहीं थी कि मैं इस लॉकडाउन के दौरान आम जनता को बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा तो ये जनता मुझे लात मारेगी। और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि पैसे नहीं थे, पैसे भी थे, फंड भी आ रहा था, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया जा रहा था। क्या इतने बेवकूफ़ लगता है आपको? जो आदमी वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा के लिए हज़ारों करोड़ इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या मजदूरों के लिए 5 ट्रेनें नहीं चलवा सकता? लेकिन नहीं चलाता है, क्यों? उसको वोट नहीं चाहिए क्या? चाहिए। क्यों नहीं चलाता है? उसको साला उस बड़ा प्रधान बना उससे पहले जितनी भी उसकी उम्र थी उतनी उम्र तक देश के लोगों के प्रति प्रेम था, हिंदूवादी था। अचानक क्या हो गया कि वो देशद्रोही हो गया? मैं नहीं मानता कोई भी इंसान अगर सच में देश प्रेमी है तो वो रातों रात देशद्रोही कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो इंसान को मजबूर कर सकती है, और वो इस दुनिया में एक ही चीज़ है, न धन न दौलत न रूप न सुंदरता न कुछ, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसको बोलते हैं हमारे राजपूतों में सत्ता, पावर। और इसका नशा इतना खतरनाक है भाइयों कि एक बार आप किसी सत्ता पे बैठ गए और उसके बाद अगर वो सत्ता छोड़ने की नौबत आए तो भाई साहब, बेटा बाप को मार डालेगा, बाप अपने बीवी को मार डालेगा, लेकिन वो सत्ता नहीं छोड़ेगा। और इसके हजारों उदाहरण हिंदुस्तान में राजपूतों में भी है, मुस्लिम में भी है, क्रिश्ती में भी है, अरे खुद सिकंदर के घर में भी है, बहुत से जिनकी गिनती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए। तो ये सत्ता का मोह, और जिसने पूरी ज़िंदगी के 60 साल लगा दिए हो किसी चीज़ को पाने में, और पाने के बाद उसे पता चले कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करूँ, यहाँ पे आने के बाद तो मेरे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि यार चलो कोई दूसरा आएगा, उससे तो अच्छा मैं ही हूँ, जितना हो सकता है उतना करूँगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं। अब पीछे की ज़िंदगी तो आराम से गुजारे, अब मोदी साहब वही कर रहे हैं। सौगंध तो खा लिया, किसी को कुछ कह तो सकते नहीं, करके बैठे रहेंगे शॉल ओढ़ के। भाइयों, मेरे भाइयों, हर हम हंसते हैं, कहते हैं मोदी बेवकूफ़ हो गया, मोदी भ्रष्ट हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, अपने कोई लेना देना नहीं। कुल मिला के बात यह कि मोदी की इमेज और भाजपा की इमेज खराब हो गई पिछले 10 सालों में। अब लोगों में फिर से आक्रोश शुरू हुआ, अब इसको कंट्रोल करना है। ब्रिटिशर्स ऑल्सो इंटेलिजेंट, मेरा ऐसा मानना है। उन्होंने जान लिया था कि कांग्रेस की सिस्टम जब चली तो उसका विरोध हुआ 50 साल में, भाजपा को प्रोग्रेस में लाने में हमको 30 साल लग गए। अब भाजपा का पीएम बैठेगा तो कम से कम 10-15 साल में इसकी भी वैल्यू जाने वाली ही है, क्योंकि वहाँ करप्शन के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली इंडिया एजुकेटेड हो रहा है, तो उनको दिखेगा कि यार यहाँ तो करप्शन है, तो दैट्स वाई 15-20 सालों में भाजपा को भी अपने यहाँ से हटाना तो पड़ेगा। अब क्या करें? तो भाजपा के ऑप्शन में भी तो कोई चाहिए। इन्होंने क्या किया,
दूसरी काफ़ी पार्टियां थी जो कि एक्टिव थी, लेकिन नहीं, एकदम से एक नया ही स्टंट ले आए। दो हिंदू को उठाया, एक आरएसएस वाले को उठाया, एक आईएएस अफसर को उठाया। इन सबके साथ पता नहीं क्या डील की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको खड़ा करके एक नई पार्टी शुरू कर दी, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी इतनी इंटेलिजेंट कि जो ना कांग्रेस कर पाई ना भाजपा कर पाई, वो काम वो कर रही है। तो भाई साहब, मुझे ये समझ में नहीं आता है, चलो माना कि कोई आइडिया आपके दिमाग में आया, मेरे दिमाग में नहीं आया, पर आपके दिमाग में आया और आपने यूज़ किया, तो वो देख के तो मैं कर सकता हूँ कि यार ये तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही है, ये काम अपने भी करो। लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या पागल कुत्ते ने काटा है भाजपा वालों को, उनके नेताओं को, उनके बड़ा प्रधान, मुख्यमंत्री, मतलब अलग अलग काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं, उनकी पूरी टीम है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करता है? मुझे तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, और उसी का ये प्रॉब्लम हुआ, और इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यार इतने बेवकूफ़ तो अपने ना अमित शाह है ना ही नरेंद्र मोदी कि उनको सामने दिखने वाली चीज़ ना दिखाई दे या समझ में ना आए। तो अब आम आदमी पार्टी का प्रोग्रेस देख लो आप। अगर सोचो आप, जब फर्स्ट टाइम ये आम आदमी पार्टी वाले लोगों ने जो भी प्रोग्रेस की, उसको क्या चाहते तो ये लोग रोक नहीं सकते थे। एक आईएएस ऑफिसर जिसको अपने राजपूत भाई ने मगरमच्छ को खाने के लिए डाल दिया था, अब वो तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, फिर भी उसने इतना डेयरिंग कर दिया था। तो क्या अगर कानूनन नहीं तो गैर कानूनी ही सही, क्या अरविंद केजरीवाल को ये लोग हटा नहीं सकते थे? हटा सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं हटाया, उसको प्रोग्रेस होने दिया जा रहा है। ऐसा गुजरात में जब आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की बिफोर 2 ईयर, मतलब शुरुआत तो काफ़ी पहले की थी, लेकिन मजबूत शुरुआत, और उनकी जो एक्टिविटीज़ में मैं भी खुद पार्टिसिपेट था, तो मुझे जब स्टार्ट लिया तब डर था कि यार कानून की मदद लेके ये भाजपा वाले कहीं हमको अरेस्ट ना कर ले, कहीं हमें रोक ना ले, कहीं हमें कानून के जाल में फंसा ना दे, जबकि वो कर सकते थे। हम लोग नए थे, हमसे काफ़ी गलतियां भी हो रही थी प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी हमें कहीं पे गैर कानूनी तरीके से या लीगल प्रॉब्लम को इश्यू बना के रोका नहीं गया। छोटा मोटा रुकाव करने की एक्टिंग कर लेते थे कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, बाकी लीगली तो रोका नहीं गया। वरना क्या मानते हो, सूरत में सफलता जो मिली वो मिल सकती है? इम्पॉसिबल है भाई साहब गुजरात में।